नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन जर्नी। अभी जारी है हमारी, रुकने वाले नहीं हैं हम लोग। हम पढ़ रहे थे संधि, हमारा नया टॉपिक हमने शुरू किया था इससे पहले वाली क्लास में। तो संधि पढ़ी आपने, कौन सी संधि पढ़ी? स्वर संधि पढ़ी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्यंजन संधि। ठीक है, जो संधि के 3 भाग होते हैं, यानी कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संस्कृत में इसे अच, हल और विसर्ग कहते हैं। तो हमने अच संधि पूरी पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि में क्या था आपने देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता था। किसका? स्वर, दोनों साइड प्लस के पहले और प्लस के बाद 2 पद होते हैं, उसमें प्लस के पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए। तो हमने ये सारी संधि पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जिसमें एक पद में यानी कि जो प्लस के पहले है उसमें या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, और उसके बाद वाले जो पद है उसमें यानी कि प्लस के बाद वाले में उसमें स्वर होगा या व्यंजन होगा। यानी कि 2 व्यंजनों का मेल या एक व्यंजन और एक स्वर का मेल, ये क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाती है। तो इसकी शाब्दिक परिभाषा हम पढ़ेंगे। क्या है व्यंजन की शाब्दिक परिभाषा, किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली है। क्या होती है कि 2 स्वरों के यानी कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को, परस्पर यानी कि आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो बदलाव आता है, उससे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यानी कि अच, हल और विसर्ग। हमने स्वर संधि पढ़ी, उसके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पर रूप और पूर्व रूप संधि। हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं संस्कृत में। कौन सा? संस्कृत की संधि का व्यंजन संधि ले रहे हैं। तो व्यंजन संधि किस प्रकार की है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये देखते हैं। क्या है व्यंजन संधि? व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, जब हमने व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, देखिए मैं आपको फिर से बैक साइड में पीछे की तरफ लेकर चलती हूँ आपको। जब हमने बहुत सी जब स्टार्टिंग किया था, हमने वर्णमाला पढ़ा था, तो वर्णमाला में हमने वर्ण पढ़े थे, और वर्ण में जब हमने व्यंजन वर्ण पढ़े थे, तो व्यंजन वर्ण में आप नोटिस करिए हमने वर्ग पढ़े थे। कौन कौन से? 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, और 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, और 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, श, श, स, ह। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो वर्ण है उनमें जब आपस में मेल होगा और मेल होने पे जो विकार या परिवर्तन होगा तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब हमें है ना, इन ये जो व्यंजन पढ़े थे हमने, कौन से जो वर्ग में पढ़े थे, जो 5 वर्ग थे, उनके स्थान हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कि पहला जो जैसे मान लीजिए क वर्ग है, तो क वर्ग के अंदर क कौन से स्थान पे है, ख कौन से स्थान पे है, घ कौन से स्थान पे है, ग कौन से स्थान पे है। यानी कि पहला वर्ण कौन सा है? क, दूसरा वर्ण कौन सा है? ख, तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, और चौथा वर्ण कौन सा है? घ, और पंचम वर्ण जिसे हम अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं वो कौन सा है? अंग। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनके स्थान पता होने चाहिए, तब हम इन्हें पढ़ सकते हैं। जब हमें व्यंजन संधि आसानी से समझ में आएगी। जब मैंने वर्ण पढ़ाए थे तब आपको कहा था कि आपकी जब संधि पढ़ोगे तब उसमें ये वर्णमाला बहुत काम आने वाली है। तो आज हमारा जो पिछला पढ़ा हुआ है आज हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। देखते हैं कितना काम आता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ऐसे 2 वर्ण, कितने? 2 वर्ण, 2 वर्ण ही होते हैं। जैसे हमने विद्यालय पढ़ा था, ये हुआ हमारा विद्या और ये हुआ हमारा आलय। ठीक है, हम यहाँ पर जरूरी नहीं है अभी व्यंजन का उदाहरण लिखे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे 2 वर्ण। तो 2 वर्ण कौन कौन से हैं? ये आ और ये भी आ, इन दोनों का मेल हो गया और हमने इसको आ बना दिया। ठीक है, यही था हमने जो पढ़ा अब तक, यही था। ठीक है, आप कहेंगे एक ही उदाहरण लेती है मैम, लेकिन मैं आपको वापस रिवाइज कराना चाहती हूँ क्या कि ये जो उदाहरण देखते ही, जैसे ये एग्जाम्पल देखते ही आपको जल्दी से याद आ जाए कि हमारे यहाँ क्या प्लस हुआ था और रिजल्ट क्या आया था।
ठीक है। तो दो वर्ण कौन से, ये वाले दो वर्ण, इसमें जो मात्राएं निकली है। अब व्यंजन में तो व्यंजन निकलेगा और कहीं पर स्वर भी निकलेगा, ठीक है। दो वर्ण, ऐसे दो वर्ण जिसमें संधि हो रही होती है, उसमें से यदि पहला वर्ण, क्या पहला वर्ण व्यंजन हो, यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है, हो तो इस प्रकार की संधि व्यंजन संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ठीक है। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं, तो उसे अच संधि कहते हैं, और व्यंजन को हल संधि हल कहते हैं, इसलिए हल संधि कहते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। अब किस प्रकार की व्यंजन संधि होती है देखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जगत धन नाथ, क्या लिखा हुआ है? जगत। अब प्लस के पहले वर्ण वाला वर्ण क्या है? त। और क्या लिखा हुआ है? नाथ, यानी कि प्लस के बाद वाला जो व्यंजन निकल के आया वो कौन सा है? ना आ गया। या हम बोल सकते हैं इसे ना बोल सकते हैं सीधा, है ना, हलंत वाला नहीं लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे ना, ठीक है। अब क्या करा देखिए, जो ये शब्द बन के आया है जगन्नाथ, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बना है? क्या करा हमने कि ये जो व्यंजन है न, ठीक है, इस न को इसी का रूप दे दिया है। ये जो त वर्ग के अंदर ही न आता है, तो त वर्ग जब आधा रूप लिया हुआ है, तो ये जो न है, मतलब ये न है, ये भी वापस पलट के इसी का तीसरा वर्ण बन जाएगा, ये आधा न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये रूप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रूप आ जाएगा, ये नियम बनेगा। तो क्या उदाहरण है? जगन्नाथ, जगन्नाथ, सतधर्म, सद्धर्म, सतजन, सज्जन, इस प्रकार के। यानी कि देखिए दोनों वर्ण व्यंजन है। यहाँ पर हमने जब देखे हैं ये दोनों वर्ण व्यंजन है। एक शब्द हम और ले सकते हैं जिसमें एक स्वर आ जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जगत धन ईश, ये क्या बन गया? जगदीश, ठीक है, ये बन गया। तो ये जगदीश भी क्या है? एक व्यंजन संधि है। क्या है ये? व्यंजन संधि में आएगा। जैसे जगन्नाथ हो गया जगन्नाथ, सद्धर्म हो गया सद्धर्म, सतजन हो गया सज्जन, और जगत ईश हो गया जगदीश हो गया। ये इस प्रकार से व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर अगर इस तरह का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? व्यंजन संधि के भेद, पहला है स्तुत्व संधि, यहाँ मात्रा लगेगी। स्तुत्व संधि, ष्ठुत्व संधि, जष्ट्व संधि, चर्त्व संधि और अनुस्वार संधि। एक संधि और आएगी यहाँ पर, अनुनासिक संधि। कौन सी आएगी? अनुनासिक संधि, ठीक है, अनुनासिक संधि। तो कितनी संधि है हमारे यहाँ पर? च्युत्व संधि हो गई, ष्ठुत्व संधि हो गई, जष्ट्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि। अब ये संधियां कैसी है, कौन कौन सी है, किनका मेल हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है, कौन आधा है, कौन पूरा है, ये सारे वर्ण अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमने वर्णमाला में वर्ण पढ़े थे, अब वो सारे वर्ण यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। यह है हमारे स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तो स्तुना श्चः, ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो स्तुत्व संधि क्या कह रही है? स्तो स्तुना श्चः, यानी कि सूत्र से जब सकार, सकार का मतलब होता है केवल इस स से, ये वाला स, ठीक है, सकार का मतलब केवल इस स से होता है। और त वर्ग, देखिए त वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जितने भी वर्ग हैं उनमें सब में 5-5 वर्ण होंगे। जैसे ये आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आप समझ जाइए, यानी पूरा पंचाम अक्षर आ जाएंगे, ठीक है, यानी सकार है। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ शकार आता है तो इस श से मतलब होता है सकार आता है, तो इस स से मतलब होता है शकार आता है, तो इस स से मतलब होता है, ठीक है, यानी कि शकार श, सकार स और शकार स। एक आता है वकार, वकार का मतलब ये व,
ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि सकार यानी कि ये स और त वर्ग, देखिए सारे वर्ण लिखे हुए हैं, स लिखा हुआ है, त थ द ध न आ गए सारे, ये पंचम अक्षर आ गए और एक ये सा आ गया। कहा क्या गया है कि सूत्र से जब सकार और त वर्ग यानी स त थ द ध न वर्गों के पहले, मान लीजिए यहाँ पर स या फिर त वर्ग है, इनके पहले यानी कि यहाँ पर, ये तो आ गए बाद में, अब यहाँ पर के पहले अथवा बाद में, या तो ये वाला पहले आ जाएगा सारा वर्ण, ठीक है, या फिर ये सारे वर्ण बाद में आएंगे। शकार और च वर्ग है, मान लीजिए यहाँ पर शकार और च वर्ग है, ठीक है, तो वर्ण आते हैं, तब सकार एवं त वर्ग के स्थान पर शकार एवं च वर्ण क्रमशः होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी सकार और त वर्ण है, उनके सारे वर्ण शकार और च वर्ण में बदल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक से काम करेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ कहेंगे, इस ट्रिक में कहेंगे हम कि स का श, ठीक है, स का श और लिखेंगे हम त का च, ये हम यहाँ पर वर्ण लिख सकते हैं। यानी कि स का तो श हो जाएगा और त का च हो जाएगा। किस प्रकार से होगा देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सत प्लस चित, क्या लिखा हुआ है, सत प्लस चित। अब नियम क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि देखिए सत, त आया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ त थ द ध न या फिर स होता, ये जो व्यंजन है ये त है। अब इस त के स्थान पर यदि मान लीजिए थ होता, द होता, ध होता, ध न होता या फिर स होता, सकार होता, ठीक है, तो इसके स्थान पर अगर अगला वर्ण च है यानी कि शकार और च वर्ण है, तो ये जो वर्ण है वो सारे इसी के रूप हो जाएंगे। तो देखिए बन गया, यहाँ पर क्या बना, हमने इस त को, क्योंकि त वर्ग का पहला वर्ण क्या है, त ही है, अब इस त को हमने क्या बना दिया, च वर्ग का पहला वर्ण बना दिया, ठीक है। क्या बोला, स का श हो जाएगा और त का च हो जाएगा। तो त वर्ग का पहला वर्ण त था, तो च वर्ग का पहला वर्ण च है, तो जैसे ये आधा रूप है वैसे च आधे रूप में आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया आधे रूप में, तो ये क्या हो गया, सच्चित, क्या हो गया, सच्चित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए रामस, ये हमारे पास सकार आ गया, स वर्ण आ गया, ठीक है। नियम क्या कह रहा है कि स का श हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चिनोती ये लिखा हुआ ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा, क्योंकि च वर्ग चेंज नहीं होगा। च वर्ग के स्थान पर अगर त वर्ग होता या स होता तो वो श और च वर्ग में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। नियम ये कह रहा है कि स का श हो जाएगा और त वर्ग, त यानी कि त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये लिखा रामश, इसको जिस रूप में लिखा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, रामश चिनोती, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या नियम कहा है कि अगर सकार और त वर्ग है, ठीक है, तो स और त वर्ग, सकार और त वर्ग है तो शकार और च वर्ग हो जाएगा। यानी कि स के स्थान पे ये वाला श आ जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये नियम कहता है, इस नियम से आगे के सारे शब्द बनेंगे, इसी नियम से ये उदाहरण चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब है ष्ठुत्व संधि। कौन सी संधि, ष्ठुत्व संधि। इसका सूत्र है ष्ठुना ष्ठुः, ठीक है, ये रहा हमारा ष्ठुना ष्ठुः। तो ये नियम क्या कहता है कि जब सकार, सकार देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सकार यानी स और शकार यानी श, और फिर वर्गों के नाम आ गए, यानी कि वर्ग हमारे पंचम अक्षर में होते हैं जिसके अंदर 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो सकार एवं त वर्ग से पहले अथवा बाद में शकार या ट वर्ग है, पहले क्या बोला था, पहले क्या कहा था कि सकार या त वर्ग के पहले या बाद में शकार और त वर्ग हो, शकार और च वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा, जो सकार और त वर्ग है वो पूरा का पूरा शकार और च वर्ग में बदल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सकार और त वर्ग के बाद या पहले, ठीक है,
बाद या पहले हम बाद वाला ही लिख लेते हैं, ये वाला शकार और ट वर्ग हो, ट वर्ग हो पहले या बाद में, तो ये जो सारा रूप है वो इसमें बदल जाएगा। नियम ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये पूरा रूप है, यानी कि स का श हो जाएगा, त वर्ग का ट वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यही नियम है कि जब सकार एवं त वर्ग से पहले अथवा बाद में, पहले भी हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है, शकार एवं ट वर्ग आते हैं, तो सकार व त वर्ग, ये जो हमारे व्यंजन है स त थ द ध न वर्गों के स्थान पर क्रमशः शकार एवं ट वर्ग यानी कि श ट ठ ड ढ न वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हमारा नियम है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं तत् प्लस टीका, जैसे हमने त को आधा च बना दिया था, अब हमें वापस इस त को आधा ट बनाना है। क्यों? क्योंकि वर्ग का पहला, देखिए वर्ग का कौन से स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर त थ आता, त थ आता, ठीक है, फिर टीका आता, ठीक है, तथ प्लस टीका आता, ऐसा कोई शब्द नहीं है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए तथ प्लस टीका आता, तो आप क्या करते हैं बताऊं, देखिए जैसे त लिख दिया हमने और यहाँ टीका ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया, हमें क्या करना है, इस व्यंजन को चेंज करना है। तो ये व्यंजन कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है, त वर्ग का कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है। तो अब हमें क्या बनाना है, इसे ट वर्ग का बनाना है, और ट वर्ग का भी सेकंड नंबर का क्या होता है, ठ होता है। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे यहाँ पर आधा ठ, तो टट्ठी का हो जाता है ये। ठीक है, समझ में आया कि हमें क्या करना है, तक सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग करना है। अगर इस स्ठुत्व संधि में स आया है तो हमें ये वाला श बनाना है, और स्ठुत्व संधि में त आया है तो हमें ट वर्ग पूरा बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तट्टी का। कैसे हुआ, अब हम यहाँ पर ये तट्टी का ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तट्टी का ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि त आधा है और ट आधा बनाना है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आता है, देखिए रामस चिनोती आया था, तो ऐसा का ऐसा एक और शब्द आया रामषष्ठ। ठीक है, रामस चिनोती और रामषष्ठ। अब क्योंकि चिनोती में क्या था, च वर्ग था, और रामषष्ठ में देखिए क्या है, शकार है ये, और ये भी स है, सकार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो शकार है, ये वाला जो सकार है, ये इसी शकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राम आधा षष्ठ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला रूप बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, राम षष्ठ। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ठुत्व संधि। स्ठुत्व संधि में क्या था, जो सकार और त वर्ग था वो शकार और च वर्ग में कन्वर्ट हो गया। होना यही है, उसमें भी सकार और त वर्ग था और इसमें भी सकार और त वर्ग है, यानी कि स्ठुत्व संधि, ये है हमारी स्ठुत्व संधि। ठीक है, स्ठुत्व संधि में क्या है, सकार त वर्ग का शकार ट वर्ग हो जाएगा, और स्ठुत्व संधि में होगा, स्ठुत्व संधि में क्या होगा, सकार और त वर्ग का ये हो गया हमारा शकार और च वर्ग, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ठुत्व संधि का नियम है कि सकार त वर्ग शकार त वर्ग च वर्ग में कन्वर्ट होगा, और स्ठुत्व संधि में सकार त वर्ग शकार ट वर्ग में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो स है वो श में, अगर ट वाली लाइन लिखी गई है, ट ठ ड ढ न, इनमें से कोई व्यंजन आए है तो वो जो आधा वर्ण है कौन सा, स, वो श में बदल जाएगा, और अगर कौन सा च, ये त वर्ग त थ द ध न और स लिखा है और अगले पद में च या श है, तो वो सारे च और श में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारी स्ठुत्व संधि। अब आती है हमारी जश्त्व संधि। कौन सी, जश्त्व संधि। तो जश्त्व संधि देखिए क्या है, जश्त्व संधि जलाम जशो अंते, क्या सूत्र है इसका, जलाम जशो अंते द्वारा पदांत, पदांत का मतलब होता है जो पद दिया हुआ है उसका अंतिम व्यंजन। मान लीजिए कम लिखा हुआ है तो कम का अंतिम व्यंजन ये वाला हुआ पदांत। पदांत झलम प्रत्याहारा के अंतर्गत वर्णों, या वर्षों नहीं है, ये वर्णों लिखा जाएगा यहाँ पर, वर्ग के, ठीक है,
वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। अब वर्ग कौन से? पांचों वर्ग के लिए दिया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पांचों वर्गों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो वर्ग है सारे, उनके पूरे 4 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स और ह वर्णों के स्थान पर जश यानी कि ज, ब, ग, ड, द, जब गड़त दे दिया है, यानी कि च, छ, ज, क, ख, ग, हर तीसरा वर्ण है ये कौन से वर्ण हो गए? तीसरे वर्ण। हम इसे तीसरे वर्ण भी बोल सकते हैं, जब गदड़ नहीं बोल के, क्योंकि ये तो प्रत्याहार वर्ण है। इस प्रत्याहार वर्ण को ऐसा ही लिया है, लेकिन हम इसे याद करने के लिए बोल सकते हैं कि तीसरा वर्ण। क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। च का तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। ट का तीसरा वर्ण कौन सा है? ड। त का तीसरा वर्ण कौन सा है? द। और प का तीसरा वर्ण कौन सा है? ब। तो ये सारे व्यंजन यहाँ पर आ गए हैं। देखिए ज, ब, ग, ड, द, ठीक है, जब गड़त ये वर्ण होते हैं। अगर क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा श, स, ह वर्णों के स्थान पर जश हो जाएगा। कैसे होगा? ये देखिए लिखा है हमने, देखिए जगदीश का एक उदाहरण देखा था और यहाँ दिया हुआ है वागीश, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाक लिखा, वाक लिखा और प्लस यहाँ पर लिखा हमने ईश। तो अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि अगर दूसरे पद में स्वर लगाया हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार का दूसरे पद में स्वर है, तो जो पहला पद है वो अपना तीसरा रूप ले लेगा। क्या? 1 का 3 हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं 1 का 3 हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए अब ये कौन सा वर्ण है? क वर्ग का पहला वर्ण है। तो ये क्या नियम क्या कह रहा है कि 1 का 3 हो जाएगा। तो क वर्ग हम यहाँ लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ह, ठीक है। तो 1 का 3, तो 1 का 3 क्या है? पहले का 3 क्या है? ग। तो यहाँ पर ये जो रूप है ग, क, या अगर यहाँ जाकर क्या बन जाएगा? वा और आधा ग बन जाएगा। इस आधे ग में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ई, और ये हो गया शह, वागीशह, ठीक है। वाक प्लस ईश क्या बन जाएगा? वागीशह बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ लिखा जगत प्लस ईश। अब ये त कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। अब त का 3 क्या हुआ? 1 का 3, त कौन सा वर्ण है? प्रथम। अब प्रथम का यानी कि 1 नंबर का है। 1 का 3 कैसे हुआ? त, थ, द। तीसरा वर्ण क्या हुआ? द। तो हम यहाँ लगाएंगे द। देखिए ये लगाया जैसे ज, ग, द आधा वर्ण था। अब ये जो ई है इसको जब हम मात्रा के रूप में लगाएंगे तो ये हो गया हमारा जगदीशः। तो 1 का 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 1 का 3 हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं, एक उदाहरण ऐसा लगाते हैं कि जिसपे 3 का 1 हो जाता है। तो 3 का 1 हम लिखते हैं यहाँ विपद कालः, विपद काल। अब ये तीसरा व्यंजन है त, थ, द, तीसरा व्यंजन है, ठीक है। अब तीसरे व्यंजन का क्या हो जाएगा? एक पहला व्यंजन हो जाएगा। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर देखिए विपत्त, आधा त आ गया और कालः, यह आ गया विपत्त काल। इस तरह से 1 का 3 और 3 का 1 वाला नियम इस जश्त्व संधि के अंदर चलेगा। ये जश्त्व संधि 1 के 3 और 3 के 1 नियम के अनुसार चलती है और ये 5 वर्गों के अनुसार ही चलती है, इतना ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। और इनमें से 5 वर्गों के बाद ये श, श, स, ह ये भी 1 हो तब भी 1 का 3 ही और 3 का 1 वाला नियम ही चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम चर्तुव संधि, इसमें है खरी च। सूत्र द्वारा कहते हैं कि खर वर्ण कौन से होते हैं? जो वर्ग का पहला दूसरा होता है। खर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और श, श, स, तीनों तो श होते हैं, श, स, स और पहला दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ,
ये जो पहले दूसरे वर्ण होते हैं, और श श स, ये तीनों, ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? खरी च कहलाते हैं, ये खर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि खर वर्ण के परे होने पर झल वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। और श श स ह जो हमने जस्तु संधि में पढ़ा था, 1 से 4 व्यंजन हो गए, और श श स ह भी साथ में जुड़ जाता है, तो वो हो जाते हैं झल वर्ण कहलाते हैं। अगर इनके स्थान पर चर वर्ण आते हैं, चर वर्ण किसे कहते हैं? जैसे सबसे पहले तो वर्ग के सारे प्रथम अक्षर ले लीजिए, ये हो गया क, ये हो गया च, ट, त, प और श, स ले लेते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? चर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए इनका नियम क्या चलेगा, क्या कहना चाह रहा है ये नियम, कि सूत्र द्वारा खर वर्ण यानी कि वर्ग के पहला, दूसरा, श, श, स पर से परे होने पर झल वर्णों यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, श, स, ह, ये सब में हलंत आएगा, इनमें ह के स्थान पर चर वर्ण हो जाएंगे। इन सब के स्थान पर चर वर्ण यानी कि ये वर्ण सारे कहलाएंगे, ये वाले, अगर ये दोनों इनमें से आते हैं तो, ठीक है। जैसे देखिए सदकार, तो सद क्या है? देखा जाए तो इसमें 3 का 1 वाला नियम चल रहा है, यहाँ पर 3 का 1 वाला नियम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का 1 वाला नियम चल गया। जैसे सदकार है तो देखिए क्या करा, इसी का पहला वर्ण ले लिया और ये हो गया सत्कार, ठीक है। विपद काल है तो ये हो गया विपद काल है। इस तरह से ये देखिए, ये द का प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा? आधा त, आधे त में हमने इसको इस तरह से यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब ये जो पहला पद तो क्या है? तीसरा वर्ण, यानी कि झल वर्ण हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई भी वर्ण यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल चर वर्ण होने चाहिए, या तो क होना चाहिए, या फिर च होना चाहिए, या फिर ट होना चाहिए, या फिर त होना चाहिए, या फिर प होना चाहिए। इनमें से ही कोई वर्ण या फिर श और स होना चाहिए, तब ही ये सब व्यंजन आएंगे इसके अंदर। और ये कौन सी संधि कहलाएगी? चरत्व संधि कहलाएगी, जिसमें चर वर्ण होते हैं। चर वर्ण कौन कौन से होते हैं? सारे वर्गों का प्रथम अक्षर और श, स, ये सारे चर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी चरत्व संधि। अब आते हैं हम अनुस्वार संधि। देखिए अनुस्वार क्या होता है, बताया था जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी। अनुस्वार कहते हैं केवल एक इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो कुछ संधि ऐसी होती है जिन्हें हम संधि विच्छेद किए हुए पदों को जब मिलाते हैं तो बिंदी में लग जाते हैं, और जब बिंदी वाले शब्दों को हम विच्छेद करते हैं तो वो अपने अनुस्वार यानी कि हम अपने पंचम अक्षर का रूप ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको पंचम अक्षर बताया था, क वर्ग में बताया था मैंने आपको, च वर्ग में बताया था, ट वर्ग में, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग का पंचम अक्षर अंग, इसमें इया, इसमें अण, इसमें न और इसमें म, ठीक है। ये सारे इसके पंचम अक्षर है, और इन्हीं के अंदर जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये अपने इस रूप में आ जाते हैं। लेकिन जब हम संधि युक्त यानी कि दोनों पदों के दो वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो ये अगर वर्ण लगे हुए हैं तो इनकी जगह एक बिंदी का रूप ले लेंगे, ठीक है। कैसे क्या होता है देखते हैं। अनुस्वार संधि मो अनुस्वारः, सूत्र द्वारा पदांत मकार, मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है यदि सामने कोई व्यंजन हो तो, है ना, मकार, ठीक है। अगर म यहाँ लगा हुआ है, मकार ये रहा हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मकार बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर म लगा हुआ है। अगर सामने कोई व्यंजन है, सामने व्यंजन ही होना चाहिए, अगर सामने इनमें से कोई भी व्यंजन हो, इन पंचम अक्षर के अलावा आप किसी भी व्यंजन को यहाँ रख सकते हैं, तो ये जो मकार है, ये जो म लगा हुआ है, ये अपने एक बिंदी का रूप ले लेगा, यानी कि मकार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदी में। हरिम वंदे, तो ये देखिए एक अनुस्वार लग गया, हरिम वंदे। ग्रहम गच्छति, तो देखिए ये अनुस्वार लग गया, ग्रहम गच्छति, ठीक है। इस तरह से ये अनुस्वार संधि कहलाएगी कि अगर मकार है यानी कि म के स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा, उसे अनुस्वार संधि कहते हैं, और उसके आगे बकायदा व्यंजन होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? व्यंजन होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक संधि, ठीक है।
ये जो नियम था, मैंने आपको ये जो क वर्ग का नियम बताया था, ये सारे भी नियम अनुनासिक संधि में काम आएंगे। देखिए, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यदि पद के अंत में कोई भी पद है, मान लीजिए ये वाला पद है हमारा आ गया है, ये पद के अंत में यर यानी कि ह को छोड़कर शेष सभी व्यंजन, ह को सारे तो पांचों वर्ग, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म्य में केवल ह को छोड़ना है और तीनों व्यंजन लेने हैं। तो ये सारे व्यंजन आ गए हैं। इन व्यंजनों के स्थान पर अगर छोड़कर सभी व्यंजन आए और उसके बाद अनुनासिक यानी कि इयमंगणम आए तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, क वर्ग का अण हो जाएगा। हम वो टेबल यहाँ लिखते हैं। जो क वर्ग है अब देखिए, क वर्ग का अनुनासिक हो गया अंग, इसका इय, इसका अण और इसका न और प वर्ग का म। तो देखिए, क वर्ग का अंग, च वर्ग का इय, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये सारे अनुनासिक व्यंजन है। इसके पंचम अक्षर कहलाते हैं। ये कौन से है? पंचामक्षर, पंचामक्षर। ठीक है, ये पंचम अक्षर कहलाते सारे। देखिए, अब इसका नियम क्या चलेगा कि मान लीजिए ग वर्ग आया है, प्लस के पहले ग आया है और उसके बाद में हम म लगाते हैं, या कोई व्यंजन आया है, कोई भी हो सकता है, मतलब ह को छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो ये जो ग है, देखिए, वह अपने पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग कौन से वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? अंग। तो ये जो ग है वह अंग में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? इस अंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, वाग मूलम, वांग मूलम आ गया। ठीक है, अब ये देखिए षड, तो ये जो ड है ये कौन से वर्ग का वर्ण है? ट वर्ग का है। अब ट वर्ग में कौन सा अनुनासिक व्यंजन है? ये रहा हमारा अण। ठीक है, तो हम यहाँ आधा रूप लेंगे क्योंकि ड भी हमारा आधे रूप में है। तो ये षड मयूखा, तो ये हो जाएगा क्षण मयूखा। देखिए, क्षण मयूखा। ठीक है, अपने पांचवें अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे उसका प्रथम वर्ण हो, चाहे यहाँ पर प्रथम वर्ण होता या द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है। ठीक है, और यहाँ पर चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, या फिर ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो। ठीक है, वर्ग के ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, यानी य, र, ल, व, श। ठीक है, ये व्यंजन हो सारे, तो ये अपने आप में उसका पंचम अक्षर बन जाएगा उस नियम से, जैसे मैंने आपको ये पूरी टेबल बताई। ठीक है, तो ये थे आपकी अनुनासिक संधि। अब हमने देखिए संधि, व्यंजन संधि पूरी पढ़ चुके हैं हम, जिसमें सबसे पहले थी हमारी ष्टुत्व संधि, फिर ष्टुत्व संधि, फिर चर्त्व संधि, फिर अनुस्वार संधि। ठीक है, जश्त्व संधि और अनुनासिक संधि। हमने व्यंजन संधि पढ़ी, उसके जो नियम बताए हैं वो आप ध्यान रखना, कैसे क्या नियम थे। वर्णों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हमें वर्ग याद होंगे, उसके स्थान याद होंगे, तभी हम व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमें व्यंजन संधि समझ में नहीं आने वाली है। और जब आप इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको कह रही हूँ कि ये जो मैंने संधि बताई है, इसके दो नियम बताए हैं, आप इसके एक दो उदाहरण और बनाइए। ठीक है, इसको देख करके आप आसपास में बोलचाल की भाषा में या फिर अपनी पुस्तक से हेल्प लीजिए और उसमें से कुछ उदाहरण बनाइए और उसका संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद किया हुआ है तो उसको संधि युक्त शब्द बनाइए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्णों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षरों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, सकार क्या है, शकार क्या है, मकार क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, च वर्ग में कौन से, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसमें से देखिए ष्टुत्व और जश्त्व संधि अधिकतर आती है।
वैसे तो सभी संधियाँ आती है, आपको सारी संधियों का अच्छी विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। तो अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि लेकर फिर से मैं जल्दी से हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक आप इस जो व्यंजन संधि है और उससे पहले जो मैंने स्वर संधि पढ़ाई है उसे रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, यही आपके लिए सही रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारी विसर्ग संधि को लेकर, और हम उस समय ये जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें बनती कोशिश हम पूरा संधि का टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।